हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी बच्चों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी देखिए 2 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं फिजिक्स का, तो आप उन वीडियो को देखिए और अपने अपने एग्जाम की तैयारी करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल के द्वारा जब भी जारी किया जाए तो मिल जाएगा। तो चलिए पहला देखिए सवाल है, पूछा जा सकता है आपको देखिए 3 मार्क्स से सवाल में कि व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मेंशन एनी 2 ऑफ प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इसके 2 प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। और क्लास 10 में आपको ये सवाल पूछा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके प्रॉपर्टी पूछा। सेम इसी तरह देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, ये कर्व्ड या तो कह सकते हैं स्ट्रेट लाइंस होते हैं, ये इमेजिन लाइंस है क्योंकि ये होते नहीं वास्तव में, हम इसे मान के चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द टेंजेंट, देखिए यहाँ पर आपको कुछ परिभाषा दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, किसी भी फील्ड लाइन का क्या होता है, टेंजेंट होता है किसी पॉइंट में। और ये क्या बताता है हमें, तो ये डायरेक्शन बताता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, उस पॉइंट से बेसिकली क्या बताया जाता है, ये हमें डायरेक्शन बता देता है। अब इसका देखिए कोई 2 प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पहले बात तो क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर या फिर इंटरसेक्ट ईच अदर, सेम इसी तरह 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर बिकॉज अगर 2 क्रॉस कर जाएंगे तो 2 डायरेक्शन हो जाएगा और जो कि पॉसिबल नहीं। तो इसी से 2 प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है। फिर अगला हमारे पास देखिए कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स किससे, कॉइल से क्या होता है, लिंक्ड होता है। ठीक है, और 1 यूनिट कह सकते हैं करंट जब फ्लो होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के नाम से जाना जाता है। और जब म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि जब एक पेयर ऑफ कॉइल्स में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है, वहाँ पर भी देखिए 1 यूनिट करंट पास हो जाता है। लेकिन यहाँ कॉइल्स, एक कॉइल है, यहाँ पर क्या पेयर मतलब जोड़े में रहता है कॉइल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ हमारा सेल्फ इंडक्शन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आंसर हो गया। फिर अगला हमारे पास देखिए क्या कि नेम 6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से देखिए बहुत सा सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो देखिए कम से कम 1 या 2 सवाल फिक्स रखिएगा। एंड गेट से, ये गेट वाला जो हमारा जो गेट चैप्टर है उसमें ठीक एंड गेट, और गेट, एंड गेट, ये सबसे भी देखिए सवाल बहुत कैसे घुमा के पूछने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो होते हैं ये हमें अरेंज जरूर करना है, लेकिन किस में, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग टर्म में। इंक्रीजिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर, पहले छोटा फिर बड़ा। तो सबसे पहले देखिए गामा, फिर एक्स, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, यहाँ इंफ्रारेड होगा। ठीक है, INFRA होगा, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। और देखिए कुछ रे का आपको यूजेस भी पूछा जाएगा, मैं एग्जाम में बता देता हूँ कि आपको पूछ दिया जाएगा कि राइट 2 यूजेस ऑफ रेडियो वेव। तो ये चैप्टर एकदम पढ़ लीजिएगा। कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर हमारा, उसमें से भी देखिए बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो आपको देखिए यहाँ 7 ऑप्शन दे देगा, कुछ अलग पूछ देगा तो बोला याद रखिए छाट लीजिएगा। कौन सा रे का इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे वेवलेंथ किसका जाता है, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, गामा, एक्स, अल्ट्रा, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगला सवाल आपको पूछा हुआ है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। देखिए पहले बात तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, फ्लो को रोकने वाला कह सकते हैं अवरोधक जिसे हम लोग कहते हैं, इसलिए हिंदी में उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है कि करंट का फ्लो होने को रोकता है। ठीक है, उसे क्या इनर रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का यूनिट आपको याद होगा ओम होता है, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। ये क्लास 10 में देखिए आपने कुछ चीज़ें पढ़ करके, लेकिन अब हमें क्लास 12 में आपने कैपेसिटेंस पढ़ा होगा। कैपेसिटेंस से भी देखिए सवाल पूछा जाता है कैपेसिटेंस से। चलिए आप लोग यूनिट बताइए कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए किस पर रेजिस्टेंस निर्भर करता है, तो रेजिस्टिविटी पर, रो पे निर्भर करेगा, टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, कंडक्टर का लेंथ पे डिपेंड करेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है क्या, बेसिक समझा देता हूँ आपको कि ये वायर का ये सर्कुलर पार्ट हो गया। इस सर्कुलर पार्ट में छोटे से पार्ट में क्या होता है, जो वायर पास होता है, ये मुंह देखिए कह सकते हैं, या फिर ये एरिया जितना बड़ा रहेगा इलेक्ट्रॉन्स आगे जल्दी से निकल जाएंगे, जितना कम रहेगा उतना दिक्कत होगा। और ये डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो आपको पूछा जाएगा इनमें से कंडक्टर किस पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता पूछा है। यहाँ पर आपको याद रखना है किस पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर, लेंथ, अब तक जितना ज़्यादा तार लंबा होगा या वायर लंबा होगा उतना इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फिर क्या होगा हमारे पास, नेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो याद रखने आपको कि रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का किस पे डिपेंड करता है, किस पे नहीं। फिर अगला सवाल देखिए पूछा जा सकता है कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो जो मटेरियल कह सकते हैं जो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है, जब वो क्या करते हैं, कह सकते हैं जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लगता है उसके डायरेक्शन के अपोजिट चलते हैं। यहाँ पर जो मैग्नेटिक मटेरियल रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक। लेकिन वहीं पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइज होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। फिर इंटरफ्रेंस, देखिए इंटरफ्रेंस वाला पढ़ के जाइएगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, VVI एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, लेंस मेकर फॉर्मूला जरूर पढ़ना है।
आप लोग पढ़ सकते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ सकते हैं। ये कुछ सवाल है देखिए जो फेमस में पूछा जाता है। तो इंटरफेरेंस मतलब होता है क्या, लाइट कह सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, या फिर सुपरपोजिशन ऑफ क्या कह सकते हैं लाइट। जब दो कोहेरेंट सोर्सेज आते हैं, दो करंट सोर्सेज जो लाइट प्राप्त होता है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहा जाता है। आप लाइट आप जानते हैं मोनोक्रोमेटिक होता है, डाइक्रोमेटिक होता है, ये आप लोग पढ़ते होंगे। हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर लिख दिया गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लेकिन इसका डायग्राम आपको याद रखना एग्जाम में देखिए डायग्राम याद रखिएगा तो ही आप लोग सवाल को अच्छे से बना पाइएगा। तो क्वेश्चन में 6 से लिखिएगा, लेकिन मैं बताऊं आप जहां भी पढ़ते हैं उसके हिसाब से अपने नोट्स बनाएंगे, वो सवाल लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरा कथन है, बाकी मानना ना मानना लिख सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पढ़ें उस इंस्टीट्यूट नोट से लिखिएगा तो ज़्यादा आप लोग लिख पाइएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या होता है हमारे पास वो घटना या फिनोमेन कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एमिट या निकलते हैं किसी भी मेटल सरफेस से, जब उनमें लाइट एनर्जी पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी मतलब मिनिमम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी जब आवश्यकता पड़ती है, जब इंसिडेंट रे क्या होता है, जिसके इंसिडेंट रे क्या होता है, फोटो इमिशन होता है किसमें, जब हमारे पास क्या होता है फोटो इलेक्ट्रॉन से निकलता है। तो इस कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को, इससे जो संगत जो हमारा वेवलेंथ है, इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेगेटिव वैल्यू किसका, पोटेंशियल का, कहाँ पर, एनोड में। ठीक है, जो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिपेल करता है एमिट करने के टाइम में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो इसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ आप लोग लिख सकते हैं देख के। फिर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसमें से देखिए आप कुछ याद करिए, चले करिए, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q बराबर N। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल देखिए पूछा जाएगा, एक रिलेशन दिया और इनमें से कौन सा क्वांटाइजेशन चार्ज से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है, पूछा जाएगा। तो आपको ये वाला कौन सा जुड़ा हुआ पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। तो कंजर्वेशन मतलब ही होता है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम में है वो क्या रहना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। अब ये और हमारे पास ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज इन डिस्क्रीट, या फिर कह सकते हैं एक कंटिन्यूअस अमाउंट में रहता है, इसी को हम नाम क्या दिए हुए, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और रिलेशन क्या होता है, Q बराबर N। फिर इसके अलावा देखिए कुछ सवाल यहाँ पर आपसे बच्चों बता दिया हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है किसी सेल का, तो डिफाइन किया जाता है देखिए ऑपोजिट ऑफर्ड, क्या कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस जो ऑफर किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, या फिर कह सकते हैं किसी सेल में इलेक्ट्रोड के द्वारा जो करंट फ्लो होता है उसको ऑपोजिट में काम करता है। किसी पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रोड का साइज पे और क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रोड, कितना सेल में इलेक्ट्रोड रखा गया है उस पर डिपेंड करता है। फिर हमारे पास स्पेस वेव प्रोपगेशन और स्काई वेव प्रोपगेशन। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस वेव। क्यों, ये ट्रांसमिट करते हैं एंटीना टू रिसीविंग एंटीना से, और ये ट्रेवल करते हैं थ्रू स्पेस में, ट्रेवल करते हैं, इसलिए इसका नाम स्पेस वेव है। वहीं पर जो रेडियो वेव रिफ्लेक्ट बैक होते हैं अर्थ में आयनोस्फीयर के द्वारा, तो उनको हम क्या कहते हैं, स्काई वेव प्रोपगेशन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है देखिए आपसे पूछा हुआ है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए लाइट जो होता है उसको पार्टिकुलर बहुत सारे डायरेक्शन में क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और इसी डायरेक्ट कह सकते हैं इसी घटना को हम लोग किस नाम देते हैं, पोलराइजेशन लेफ्ट। और इससे हम लोग जुड़ा हुआ एक लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है ब्रिस्टर्स लॉ। और ये वाला सवाल एकदम पढ़ लीजिएगा, ब्रिस्टर्स लॉ सवाल एकदम पूछा जाता है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, तो ये पढ़ के आपको जाना है देखिएगा। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपको इस वीडियो में करवा दी। आवाज़ आपको देखिए थोड़ी देर में आ रही होगी क्योंकि लगातार बहुत दिनों से वीडियो बनाते के चक्कर में तो कह सकते हैं गले का थोड़ा सा बैंड बज गया अच्छे से, इसलिए थोड़ा आपको धीरे सुनाई दे रहा हो, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।